नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो इसमें पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो विराम चिन्ह होता है ये असल में होता क्या है। देखिए, जब भी हम हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा लिखते और पढ़ते वक्त वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंदर काफी सारे चिन्ह लगे होते हैं या फिर लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कोई सवाल खत्म हो रहा है तो उसके पीछे आपको एक चिन्ह दिखेगा, कोई जवाब खत्म हो रहा है उसके पीछे आपको एक चिन्ह दिखेगा, एक जगह पे कई सारी चीजें दी हुई हैं उनके बीच में आपको कुछ चिन्ह दिखेंगे। तो ये जो सारे ही चिन्ह होते हैं इनको हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो ये तो हो गया कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए, वाक्य के बीच में या फिर कहीं कई सारे वाक्य दिए हुए हैं उनके बीच में विराम चिन्ह इसलिए लगाया जाता है ताकि उन वाक्यों का जो अर्थ है वो हमें और स्पष्ट रूप से समझ में आए। मतलब ये है, कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य के बीच में विराम चिन्ह हमारे दिए हैं तो हम उस वाक्य का अर्थ उस विराम चिन्ह की मदद से और स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। अब इसके बाद में चलिए हम लोग ये सीख लेते हैं कि कौन से विराम चिन्ह को कहां पर लगाया जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको 8 अलग अलग विराम चिन्हों के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि हमारे होने वाले हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक और लावक चिन्ह। तो इसमें चलिए पहले हम लोग पूर्ण विराम के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्ण विराम, और ये रहा उसका चिन्ह, इसको हम किसी वाक्य के अंत में लगाते हैं। मतलब ये है कि कोई भी हमारा आम वाक्य होता है, जब वो खत्म होता है तो उसके खत्म होने पर हम विराम चिन्ह लगाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी वाक्य में कहीं पर विराम चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो वाक्य उसी जगह पर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद में कोई वाक्य लिख नहीं सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन वो वाक्य नया वाक्य होगा। जैसे कि मैं भारत में रहता हूं, तो देखो इस वाक्य में क्या कह रहे हैं कि मैं भारत में रहता हूं और हूं के बाद में इन्होंने पूर्ण विराम का निशान लगा दिया है। तो देखो, अब क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह आ चुका है तो मैं भारत में रहता हूं, ये वाक्य हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे गाना अच्छा लगता है, मतलब ये है कि मुझको गाना अच्छा लगता है। तो है के बाद में आपको पूर्ण विराम का चिन्ह दिख रहा है, तो है के बाद में ही ये जो हमारा वाक्य था मुझे गाना अच्छा लगता है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में है अल्प विराम। इसका इस्तेमाल हम किसी वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने और किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाने के लिए करते हैं। मतलब ये है कि अल्प विराम जो है इसके दो काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि अगर किसी वाक्य के बीच में अल्प विराम लगा हो या फिर लगाया गया हो तो जब हम उस वाक्य को पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त जहां पे अल्प विराम लगा है हम उस जगह पर कुछ क्षणों के लिए रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे कि धीरे चलो, उसके बाद आपको अल्प विराम का चिन्ह दिख रहा है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। मतलब यह है कि हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, हमें इस वाक्य को ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि हम इस वाक्य को ऐसे पढ़ेंगे
धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो यहां मैंने चलो के बाद में कुछ देर के लिए मतलब मैं रुका। तो ये है हमारा अल्प विराम का पहला काम। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो हम लोग दो से ज्यादा चीजों को या फिर व्यक्तियों को अलग अलग दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि सेब, केला और तरबूज तीनों ले आओ। अब देखो, आपको सेब के बाद में अल्प विराम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम यहाँ पे सेब को केले से अलग दिखाने के लिए उसमें अल्प विराम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्प विराम होता है इसका इस्तेमाल चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है, और साथ ही में अल्प विराम का इस्तेमाल हम किसी भी वाक्य पे रुकने के लिए मतलब किसी भी वाक्य के बीच में रुकने के लिए भी करते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी प्रश्न के अंत में होता है। मतलब ये है कि जब भी हम किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस वाक्य के अंत में हम हमेशा प्रश्नवाचक का ये जो चिन्ह है इसको लगाते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो इस वाक्य में मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसीलिए है के बाद में मैंने ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह था ये लगा दिया है। इसी तरीके से क्या तुम भारत में रहते हो, तो इस वाक्य में भी मैं प्रश्न पूछ रहा था, इसीलिए मैंने हो के बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। उदाहरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी की बात और किसी के नाम को दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब ये है कि जो उदाहरण चिन्ह है इसका इस्तेमाल किसी की बात को हम कहीं पर लिख रहे हैं, किसी वाक्य में लिख रहे हैं तो किया जाता है, और या फिर इसका इस्तेमाल किसी के नाम को लिखते वक्त करते हैं। जैसे कि पूरब सिंह निराला। अब देखो, मैंने निराले के ऊपर ये उदाहरण चिन्ह लगा दिया है। इसमें एक और चीज आपको देखनी है, वो है ये कि जो निराला नाम था इसके ऊपर जो मैंने चिन्ह लगाया है वो एक एक है, जबकि जब मैंने आपको उदाहरण चिन्ह का निशान दिखाया था, मतलब ऊपर जो निशान दिखा रखा है वो दो दो हैं। तो देखो, ये जो हमारे ऐसे निशान जो कि एक एक होते हैं इनको हम एक हरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर ही लगाया जाता है। इसके बाद में इसका अगला उदाहरण है, रवि ने कहा तुम मुझे परेशान मत करो। मतलब ये है कि रवि ने क्या कहा, उसने कोई बात बोली कि तुम मुझे परेशान मत करो, तो उसने जो बात बोली थी उस पर मैंने उदाहरण चिन्ह लगा दिया है। अब आप देख रहे हो कि इस वाक्य में जो उदाहरण चिन्ह लगे हैं वो ऐसे दो दो हैं, तो ऐसे दो दो वाले उदाहरण चिन्हों को हम दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं, और इनको तब लगाया जाता है जब हम कोई बात बोलते हैं। मतलब यह है कि उदाहरण चिन्ह का इस्तेमाल दो जगह पे किया जाता है, एक तो किसी के नाम पे और दूसरा किसी की बात पर। नाम के ऊपर जो चिन्ह लगाया जाता है उसको हम एक हरा चिन्ह कहते हैं, और बात के ऊपर जो चिन्ह लगाया जाता है उसको हम दोहरा चिन्ह कहते हैं। इसके बाद में है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इन चिन्हों को उन शब्दों के बाद लगाते हैं जो अधिक भाव या फिर भावनाओं को दिखाते हैं। मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो कि हमारे किसी वाक्य में किसी मजबूत भावना को दिखाने का काम करें उनके बाद में हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि वाह क्या सुंदर दिन है, तो यहाँ हमने वाह के बाद में ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह था इसको लगा दिया है कि क्योंकि ये जो शब्द है वाह ये हमारा एक मजबूत भावना को दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे ही आहा क्या स्वादिष्ट खाना है, इसमें ये जो शब्द था आहा ये भी हमारे एक मजबूत भावना को दिखा रहा था, इसीलिए हमने आहा के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा दिया है। योजक चिन्ह किसी लिखित वाक्य में किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि अगर हमें किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ जल्दी जल्दी आओ। अब देखिए, मैंने जल्दी जल्दी ये जो दो शब्द थे इनके बीच में ये जो योजक चिन्ह है इसको लगा दिया है, जिससे कि ये जो हमारे जल्दी जल्दी जो कि दो अलग अलग शब्द हैं अब वो एक ही में जुड़ गए हैं। ऐसे ही वह रात दिन पढ़ता ही रहता है, मतलब वो रात दिन पढ़ता रहता है, तो इसमें मैंने रात और दिन इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है, जिसकी वजह से
इस वाक्य में रात दिन अब ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। कोष्ठक किसी शब्द के अर्थ या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ये है कि कोष्ठक का इस्तेमाल किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए किया जाता है या फिर किसी वाक्य के विकल्पों को लिखने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि कोष्ठक के भी हमारे दो इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल तो ये है कि अगर हमें किसी भी शब्द का अर्थ उसके बगल में लिखना है तो हम कोष्ठक के अंदर उसको लिख सकते हैं, और या फिर कोई वाक्य दिया है और उस वाक्य से जुड़े हुए कोई विकल्प दिए हैं तो वो भी हम कोष्ठक के अंदर ही लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए रवि सो रहा है, अब मैंने कोष्ठक के अंदर इसके विकल्प दे दिए सही या गलत। मतलब रवि सो रहा है ये वाक्य सही है या फिर गलत, तो मैंने इसके विकल्प दे दिए कोष्ठक के अंदर। ऐसे ही संज्ञा और उसके बाद कोष्ठक में मैंने लिख दिया है नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अब देखो आप लोग जानते हो संज्ञा क्या होती है, दुनिया के सारे नाम हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। तो क्या संज्ञा का अर्थ नाम नहीं हुआ ना, तो इसीलिए मैंने संज्ञा के बगल में कोष्ठक में लिख दिया है नाम, जिससे कि जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा, हाँ नामों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कोष्ठक के इस्तेमाल। इसके बाद में है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि लाघव चिन्ह का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी शब्द को संक्षिप्त यानी कि उसके छोटे रूप में लिखना हो। जैसे कि उत्तर, तो देखो इस उत्तर में अगर हम उ और उ के बाद में लाघव चिन्ह लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तर, लेकिन ये संक्षिप्त यानी कि छोटे में लिखा है। ऐसे ही प्रश्न, तो प्रश्न में भी हम प्रा और प्रा के बाद में लाघव चिन्ह लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न लेकिन संक्षिप्त रूप में। इसी तरीके से डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए हम डा डा पे आ की मात्रा और फिर उसके बाद में लाघव चिन्ह लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर लेकिन संक्षिप्त रूप में। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।